वेलकम टू द एड्यूजेन। आप लोगों के कमेंट पे द एड्यूजेन जीके जीएस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चन की वीडियो सीरीज में थर्ड वीडियो प्रेजेंट किया जा रहा। सो बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी जारी रखिए। तो आइए श्री गणेश करते बिना किसी देरी के अपने इस नए सेशन के साथ जुड़ जाइए। हर हर महादेव। तो पहला क्वेश्चन ही कथन और कारण क्या है। कथन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। कारण वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। नहीं, ये पॉइंट गलत है। तो यानी हमारा ऑप्शन सही होगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। इसमें ध्यान में रखने वाली बात इस क्वेश्चन के लिए ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक कुशल कर्मचारी को नियुक्त किया था जिसका नाम था मलिक कफूर, जो कि बाजार का अधीक्षक इसको नियुक्त किया गया था और इसके मदद के लिए इसको विस्तृत अधिकार दिए गए थे और घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की एक विशाल टुकड़ी भी दी गई थी। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना किसे देता था? सुल्तान को देता था। और दूसरा जो कारण है कि इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना भी था और हिंदुओं में विद्रोह के विचार को पनपने न देना था, कि हिंदुओं के अंदर कोई विद्रोह का विचार न पनपे और मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार हो जाए। तो कारीगरों को कम वेतन देने से इसका कोई संबंध नहीं था, इसलिए जो है कारण गलत है, कथन सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1863 में की गई थी। पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1863 9 जनवरी 1863 में पटना की स्थापना की गई थी और 1835 में पटना हाई स्कूल के रूप में इसकी नींव रखी गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1835 में ये पटना हाई स्कूल था। पटना हाई स्कूल 1835 में पटना हाई स्कूल के नाम से इसकी नींव रखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। और 1844 में से कॉलेज का दर्जा मिला। कॉलेज का दर्जा कब मिला? 1844 में से कॉलेज का दर्जा मिल जाता है। और 1835 में पटना हाई स्कूल के रूप में इसकी नींव रखी गई थी। 1844 में इसके कॉलेज का दर्जा मिल गया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यह बंद हो गया। फिर नवंबर, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, नवंबर का महीना था 1861 ईस्वी में इसी स्कूल को पटना जिला स्कूल के रूप में स्थापित किया गया। और 1862 में फिर एक डेट आ जाता है 1862। 1862 में इसका नाम बदलकर पटना कॉलेजिएट स्कूल रखा गया। पटना कॉलेजिएट स्कूल रखा गया और अंततः 9 जनवरी 1863 को इसको कॉलेज का दर्जा प्राप्त हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था? शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। यह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। और इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को कितने का पेंशन दिया था? तो 26 लाख एनुअली, यानी वार्षिक 26 लाख वार्षिक का पेंशन देना स्वीकार किया था। और कंपनी के अवध के नवाब से अच्छा संबंध नहीं था, इसलिए उन्होंने इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था? कौन? ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहले पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, इन्हीं दोनों ने किया था, इसलिए ऑप्शन केवल 2 और 3 सही होगा। और रैयतवारी बंदोबस्त जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, रैयतवारी बंदोबस्त अंग्रेज द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए एक प्रणाली थी। किसके लिए थी? भू राजस्व के लिए थी। भू राजस्व के लिए एक प्रणाली थी। और अलेक्जेंडर रीड, जो इनका नाम है अलेक्जेंडर रीड जो थे, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी। अलेक्जेंडर रीड कहाँ पे? इंपॉर्टेंट हो जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में तमिलनाडु के
बारामहल, बारामहल, तमिलनाडु के बारामहल में रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। क्लियर है। और टॉमस मुनरो जो है वो कब, 1809 में। टॉमस मुनरो 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया था और 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे पूरे मद्रास में लागू कर दिया। और मुनरो के जो शिष्य हैं एल्फिंस्टन, मुनरो का शिष्य कौन है, एल्फिंस्टन, याद नाम रखेंगे, एल्फिंस्टन, इसने पूरे बॉम्बे में, कहाँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया था। और संपूर्ण ब्रिटिश भारत का लगभग 51%, मद्रास, बंबई का कुछ हिस्सा और पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग आदि में इस व्यवस्था को लागू की गई थी। चलिए, और इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 के बाद जी विगेट और H.E. गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए थे। इस व्यवस्था में सुधार कौन किया था और कब किया था, तो 1835 में। क्या नाम था उनका, जी विगेट और H.A. गोल्डस्मिथ के द्वारा इन बंदोबस्तों में, इस व्यवस्था में सुधार की गई थी। कब, 1835 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मिलान करना है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। न्याय दर्शन का होगा तार्किक चिंतन, ठीक है। मीमांसा दर्शन का होगा वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन जो होगा वो वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण होगा। और वेदांत दर्शन जो बच गया आत्मज्ञान, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन जाता है, उसको हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है। अब तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन से, दर्शन और प्रवर्तक कौन से। जैसे सपोज यहाँ अगर हम दर्शन लिख लेंगे और यहाँ प्रवर्तक, तो अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है। जैसे सपोज नंबर 1 न्याय दर्शन, किसने, गौतम ने। न्याय दर्शन के कौन थे, गौतम। अब दूसरा आ जाता है पूर्व मीमांसा दर्शन, ये जैमिनीय के द्वारा किया गया था, जैमिनीय। तीसरा आता है सांख्य दर्शन, ये कपिल मुनि के द्वारा किया गया था, कपिल मुनि के द्वारा इसको किया गया था। वेदांत दर्शन आ जाता है चौथा, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांस भी इसको बोलते हैं, उत्तर मीमांस। वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांस दोनों कौन, बादरायन। वैशेषिक दर्शन, ये उलुक्कनाद मुनि ने किया था, उलुक्कनाद मुनि ने किया था, ठीक बात। योग दर्शन पतंजलि, सब जान रहे हैं, योग दर्शन पतंजलि। तो हमारा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि न्याय दर्शन के बारे में से पूछ, कि न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनीय, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वेदांत और उत्तर मीमांसा बादरायन, वैशेषिक दर्शन उलुक्कनाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि। तो ये हमारा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो एग्जाम में पूछेगा ही। इसको आप रनिंग नोट्स के माध्यम से बना सकते हैं या बाद में वीडियो पॉज करके इसको आप देख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। धंगदेव, विद्याधर, जयशक्ति, हाँ विद्याधर इज द राइट आंसर। विद्याधर जो था वो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी का चंदेलों पे प्रथम आक्रमण कब हुआ था। चंदेलों पे प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ था। और उस समय चंदेल का शासक कौन, यही विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर और महमूद के बीच किसी नदी के किनारे, ऐसा कोई प्रॉपर डेटा हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या कहीं नहीं है, ऐसा कुछ स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर और महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु उसका कोई परिणाम न निकल सका।
इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपने सेना को हटा लिया और महमूद गजनबी भी लौट गया। विद्याधर बोला कि नहीं क्रिकेट खेलेंगे, वाला पीछे अच्छा नहीं, हम नहीं खेलेंगे। मतलब इसका यह कहना था कि युद्ध स्थल उपयुक्त नहीं है और इसके कारण रात्रि के अंधकार में इसने अपने सेना को हटा लिया और महमूद गजनबी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। मुस्लिम लेखकों के अनुसार सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है? विद्याधर है। और विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ भी बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, विद्याधर कुछ हिंदू राजा का एक मित्र संघ बनाया था। इस मित्र संघ में कौन थे? केवल हिंदू राजा थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना। कन्नौज का जो शासक था राज्यपाल, उसको सजा देना। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान को लूटने के लिए महमूद से बिना युद्ध किए हुए भाग कर एक अपराध किया था। मतलब ये राज्यपाल जो था वो मथुरा और वृंदावन में जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद जो था उसे बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया, भाग गया। इसलिए इन राजाओं पर राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया गया। इसलिए मित्र संघ में जितने भी राजा थे इन्होंने राज्यपाल पर आक्रमण करके उसे मार दिया। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में से? मोहनजोदारो नहीं, पाकिस्तान, गवेड़ीवाला, सुदूर, दैमाबाद एक है। दैमाबाद जो है भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में किस जिले में है? अहमदनगर। अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र के स्थित है। और यह हड़प्पा स्थल गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन सा? गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, याद रखेंगे। ये प्रवरा नदी जो है किसकी सहायक है? गोदावरी की। किसकी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी है। और यह स्थल किसके द्वारा खोजा गया था? बीपी बोपाडीकर। यह स्थल किसके द्वारा खोजा गया था? बीपी बोपाडीकर के द्वारा खोजा गया था। बीपी बोपाडीकर के द्वारा यह स्थल खोजा गया था। और मोहनजोदारो सबको पता है कि वो कहाँ है। मोहनजोदारो से अगर क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदारो हड़प्पा स्थल वो कहाँ है, तो एक जिला याद रखेंगे, लड़काना जिला। लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में सिंध प्रांत में। क्लियर है? और गनेरी वाला जो ये क्वेश्चन आया था, गवेरी वाला, ये बहावलपुर में है। बहावलपुर जिला पाकिस्तान में ही है। बहावलपुर पाकिस्तान में ये जगह स्थित है। सोतगुई जो है वो अफगानिस्तान में है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये अफगानिस्तान में। मोहनजोदारो लड़काना जिला पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। गवेरी वाला जो है वो आपको हड़प्पा बहावलपुर जिला में है, पंजाब पाकिस्तान में ही। और सोतगुई जो हड़प्पा जो अफगानिस्तान में है। चलिए अब आगे क्वेश्चन तरफ। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य को विभिन्न स्रोतों के आय प्राप्त होता था, लेकिन भू राजस्व संपत्ति कर, व्यापारिक कर और व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर थे। कौन कौन? भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर उद्योगों पर लगाए जाते थे। और सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर ही था। वही क्वेश्चन पूछा है कि वित्तीय व्यवस्था में मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व यानी सर्वाधिक पैसा जो आता था, स्रोत जो था, महत्वपूर्ण स्रोत, वो भूमि कर से ही आता था, जिसे भूमि कर को क्या कहा जाता था? शिष्ट कहा जाता था। इस भूमि कर का नाम क्या था? शिष्ट, याद रखेंगे। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब जैसे सपोज आपसे अगर पूछ दे कि ये न्यूयॉर्क, वियना, जेनेवा में क्या क्या है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है एग्जाम का, ये फेवरेट है। ये क्या है क्वेश्चन? जैसे अब कुछ क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो कहाँ है? उसका मुख्यालय जेनेवा में। मुख्यालय कहाँ होगा? जेनेवा में होगा। और स्थापना वर्ष क्या है?
1919 रॉलेट एक्ट और मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऐसे याद करके करने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा, एक ही घटना के साथ एक ही डेट पे अगर 3-4 घटनाक्रम होता है तो सबको आप कनेक्ट करके उसी समय याद किया। 1919 देखे दिमाग में, अगर रॉलेट एक्ट, अच्छा रॉलेट एक्ट भी समय, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, हाँ यही हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हाँ उस समय भी यही हुआ था। श्रम संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में और स्थापना वर्ष 1919। ठीक। विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ? मैड्रिड में, मैड्रिड, और इसका स्थापना वर्ष 1925। मुख्यालय याद रखें, स्थापना वर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये अमेरिका में होगा, यूएसए में होगा, और 45 में इसका हुआ था। यूनेस्को, यूनेस्को पेरिस में इसका मुख्यालय है, और 1946। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये जेनेवा में, और ये 1948। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन, ये कहाँ है? ये भी जेनेवा में है, और 1967। विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष, ये आपको ग्लैंड में होगा, और 1961। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। चलिए, जगोई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर नृत्य में जगोई नाम से जाना जाता है, मणिपुर नृत्य को जगोई नाम से भी जाना जाता है। और ये मैतेई समुदाय, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये नृत्य जो है किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो मैतेई समुदाय के द्वारा इसको किया जाता है, वो उनका पारंपरिक लोक नृत्य है। और यह नृत्य कब होता है, किस त्योहार पे होता है? लाई हरोबा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गया, एक आपको पता चल गया, मणिपुर का एक त्योहार है लाई हरोबा। इसी त्योहार के अवसर पर इस जगोई नृत्य को किया जाता है, और ये कौन समुदाय के द्वारा? मैतेई समुदाय के द्वारा किया जाता है। और लाई हरोबा किसके लिए मनाया जाता है? ये वन और पर्यावरण के देवता उमंग लाई के सम्मान में मनाया जाता है। लाई हरोबा वन और पर्यावरण का देवता उमंग लाई, ये कौन है? ये वन और पर्यावरण के देवता है, इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। उमंग लाई वन और पर्यावरण के जो देवता हैं उनके सम्मान में लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। लाई हरोबा का अर्थ होता है देवताओं को प्रसन्न करना, इसका अर्थ पूछ सकता है, इसका अर्थ होता है देवताओं को प्रसन्न करना। देवताओं को क्या करना? प्रसन्न करना। और यह उत्सव उमंग लाता है, और मैतेई धर्म के अनुसार वन देवता है, वन देवता को प्रसन्न करने के लिए इसको आयोजित किया जाता है, और मणिपुर की संपूर्ण संस्कृति को दर्शाता है। इसमें धार्मिक पाठ, पारंपरिक संगीत, नृत्य और सामाजिक मूल्य भी शामिल होते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1882 इसका करेक्ट आंसर होगा। आनंद मठ को 1882 में प्रकाशित किया गया था। और ये किस भाषा में? ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ये बंगाली में। किस भाषा में है? ये बंगाली में है। और ये ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि 18वीं शताब्दी के अंत में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये किस चीज़ पर आधारित है? ये 18वीं शताब्दी में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसी पे ये आधारित है, उन्हीं की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह उपन्यास अपने देशभक्त गीत वंदे मातरम के लिए भी प्रसिद्ध है। ये वंदे मातरम जो हमारा देशभक्त गीत है, वंदे मातरम, उस गीत के लिए भी प्रसिद्ध है जो भारत का पहला राष्ट्रीय गीत बन गया। भारत का राष्ट्रीय गीत बना बाद में जाकर के, ये पहला क्या? वही है राष्ट्रीय गीत। अब चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी प्रभारी है? नन अदर देन इंडियन रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने में के लिए काम करता है। यह अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से ऐसा करता है जिससे ब्याज दर, आरक्षित आवश्यकता और खुले बाजार परिचालन जैसे उपकरण शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? इनके मौद्रिक नीति के माध्यम में ऐसा क्या करना है जिसमें ब्याज दरें, आरक्षित आवश्यकताएं और खुले बाजार परिचालन जैसे उपकरण शामिल होते हैं। आरबीआई इन उपकरण का उपयोग करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, राजधानी में ये स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसको IIEE भी कहते हैं। ये इसका स्थापना कब हुआ था? 5 जून 1980 को इसका स्थापना हुआ था, और इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसका स्थापना हुआ था। 5 जून याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस भी इसी दिन आता है, उसी उपलक्ष्य पर इसका स्थापना हुआ था। और एक और पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ है? देहरादून में। और उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान कहाँ है? केरल में। केरल में क्या होगा हमारा? कुछ इंपॉर्टेंट अब इसमें देख ही लेते हैं एक साथ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसको देख लिया जाए कि कहाँ कहाँ होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि IIE नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका स्थापना 5 जून को हुआ था पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और एक क्वेश्चन हम लोग और जाने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी वो कहाँ है? देहरादून में। लेकिन अब उसी तरीके का और जो है, जैसे उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान, अगर ये आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या आंसर करोगे इसका? तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट है, वो 2-4 उससे हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये देहरादून में है, नंबर 1। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान। उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान ये कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। केरल में कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक है। चलिए, और इस अनुसंधान संस्थान का आधिकारिक नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पतिक उद्यान और अनुसंधान संस्थान। इसको हम लोग बोलते हैं JNTBGRI, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान, जो उष्णकटिबंधीय पौधों की विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। यह केरल राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? KSSCTE, यानी केरल राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के अंदर काम करता है, और पौधों को वर्गीकरण करता है, और जैव प्रौद्योगिकी एवं औषधीय पौधों पर गहन शोध करता है, यानी औषधीय पौधों पर भी गहन शोध करता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकारी से। अमृता शेरगिल चित्रकारी है। अमृता शेरगिल एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। और भी कौन कौन चित्रकार है? राजा रवि वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा, जामिनी रॉय, MF हुसैन, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट। राजा रवि वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, और कौन? जामिनी रॉय, MF हुसैन और सतीश गुजराल। नंदलाल बोस, ये सब भी क्या है? चित्रकारी से संबंध रखते हैं। राजा रवि वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, जामिनी रॉय। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में हुआ था कोपेनहेगन सम्मेलन। और यह पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। क्या? पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 में कहाँ हुआ था? 1972 में तो हुआ था, लेकिन स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन के राजधानी कौन है? स्टॉकहोम में हुआ था। और क्योटो सम्मेलन कहाँ होता है? क्योटो तो नाम से ही पता चल रहा होगा, जापान।
क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में कब हुआ था? 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल किस बारे में है? कि ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विलिकन्स। चार्ल्स विलिकन जो है वो श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे पहली बार, यूरोपियन है। और एलेक्जेंडर कनिंघम को, यहाँ ऑप्शन में एलेक्जेंडर कनिंघम, ये क्या? इनको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का इनको जनक कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर कोई बोले कि जनक कौन है तो वही कनिंघम है। और विलियम जोन्स जो आप देख रहे हो, विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किए थे। एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी 1784। और इसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाने लगा बाद में। और भगवद गीता का आप जान चुके, चार्ल्स विलिकन्स, सर अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मतलब जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कहा जाता है इनको। और विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना की, जिसको बाद में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाने लगा। सारगैसो किस महासागर से संबंधित है? सारगैसो, अब ऑप्शन देखें, उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका सही आंसर होगा। सारगैसो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्रों को सारगैसो कहा जाता है। सारगैसो कहा किसको जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका आंसर तो होगा ही, लेकिन उसके किस पार्ट को? शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्रों को, शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्रों को ही सारगैसो कहते हैं। सारगैसो सागर में प्लैंकटन नामक घास भी पाई जाती है, जो मछली का पसंदीदा भोजन है। इसी सारगैसो सागर में कौन सी घास पाई जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लैंकटन। प्लैंकटन नामक ये क्या है? एक घास है। ये घास है जो कि मछलियों का पसंदीदा भोजन होता है। और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अंध महासागर भी कहा जाता है। लोग साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे। और कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। और कौन सा नहर? याद रखेंगे, कील नहर। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। कील नहर किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर को क्या करता है? जोड़ता है, कनेक्ट करता है। कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुलहस्ती बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे दुलहस्ती बांध जान लो कहां स्थित। दुलहस्ती बांध जो है वो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर JNK में है, उस पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि और कौन से जो नहर हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है, और कौन से जो बांध है वो कहाँ कहाँ स्थित है। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे दुलहस्ती बांध के बारे में तो पता चला गया, चिनाब और जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसी प्रकार अगर नांगल डैम पूछा जाए वो कहाँ स्थित है? नांगल डैम अगर पूछा जाए तो नांगल बांध ये कहाँ स्थित होगा? ये सतलज और कहाँ? पंजाब। ठीक है। तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा बांध ये कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर ही है। इसमें तो कोई नाम से ही क्लियर है, तुंगभद्रा पे ही है। और कहाँ है? कर्नाटका में, कर्नाटका में। माता टीला बांध ये इंपॉर्टेंट है। माता टीला बांध ये कहाँ है? बेतवा। और बेतवा समझ के, बेतवा नेशनल पार्क है, वो भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और बेतवा तो उत्तर प्रदेश, क्लियर है। हीराकुड बांध, हीराकुड डैम ये महानदी के पे है। महानदी या महानदी देख के उड़ीसा, क्लियर है। टिहरी डैम, टिहरी बांध ये कहाँ स्थित है? भागीरथी पे स्थित है और इसका लोकेशन होगा उत्तराखंड। नागार्जुन,
नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पे है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इडुक्की नाम से ही लग रहा है, इडुक्की बांध ये कहाँ का होगा? केरल का। इडुक्की बांध ये किस नदी पे? पेरियार नदी पे है। लोकेशन केरला। अय्या केरला 100% लिटरेसी रेट, हाँ वही है इसका। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अब जैसे दुलहस्ती बांध जो कि चेनाब नदी में जम्मू कश्मीर पे था। नांगल बांध ये सतलज पंजाब। तुंगाभद्रा कर्नाटका। माता टीला बेतवा उत्तर प्रदेश। हीराकुड महानदी उड़ीसा। उसके बाद तिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी और आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होगा। और इडुक्की पेरियार केरला। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपोंग या कैम्पोंग के नाम से भी जाना जाता है? और इसका आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया में परंपरागत अधिवास को कामपोंग कहा जाता है। मलेशिया के मलय प्रायद्वीप पर अवस्थित किंडा घाटी टीन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यही होता है कि इसमें क्वेश्चन तो पूछा कि हाँ ये कैम्पोंग के नाम से कौन जाना जाता है? मलेशिया। अब इतना करके ही चले जाते तो फिर क्या होगा? इसमें से जो इंपॉर्टेंट निकल के आएगा, जैसे कि मलेशिया में ही एक कौन सा है प्रायद्वीप है? मलय प्रायद्वीप जो है मलेशिया में, वहां पे एक कौन सा है? किंटा घाटी, जो कि किस चीज का भंडार है? टीन का भंडार है किंटा घाटी, जो कि कहाँ है? मलेशिया के मलय प्रायद्वीप पर अवस्थित किंटा घाटी टीन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। और इस घाटी में अवस्थित इपोह टीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। इस घाटी में अवस्थित कौन? इपोह टीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? मलय परिमंडल इसका आंसर हो जाएगा। मलय परिमंडल जो है वो प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। यह परिमंडल कहाँ है? दक्षिण पूर्व परिमंडल एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल के नाम से जाना जाता है। इस परिमंडल को दक्षिण पूर्व परिमंडल एशियाई सांस्कृतिक, दक्षिण पूर्व परिमंडल एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल के नाम से भी जाना जाता है। और प्रशांत महासागर के पश्चिम क्षेत्र में अनेक द्वीप अवस्थित हैं जिनको 3 प्रमुख समूह में बांटा गया है। 3 में बांटा गया है। अब जो 3 में बांटा गया है उस तीनों को हम देख लेंगे, वहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बनेगा ही बनेगा आपको। देखते हैं। अब चलिए, तो बेसिकली हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देखें? इस क्वेश्चन में हमने देखा कि मलय परिमंडल जो है वो प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। यह परिमंडल जो है दक्षिण पूर्व परिमंडल एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल के नाम से जाना जाता है। और प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में अनेक द्वीप अवस्थित हैं जिन्हें 3 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। और उसी तीनों समूह में जो बांटा गया है उस तीनों समूह को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो पहला जो समूह है वो उसको बोलते हैं हम लोग, पहले समूह को बोलते हैं मेलानेशिया। यह पहला समूह हो गया। अब इसमें कौन कौन सा आ गया? पापुआ न्यू गिनिया, यह मेलानेशिया का हिस्सा है। और कौन? फिजी आइलैंड भी इसी में आ गया, फिजी आइलैंड। फिर सैलोमन द्वीप समूह भी इसी में आ जाएगा। और बानुआत द्वीप भी इसी में आ जाएगा, बानुआत आइलैंड भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा मेलानेशिया के अंदर आ गया। अब दूसरा ग्रुप क्या है? पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में कौन कौन आ जाएंगे? पॉलिनेशिया में अब देख लेते हैं। पॉलिनेशिया में आएगा टुवालू आइलैंड, आ जाएगा। फिर किरीबिटी आइलैंड अभी आएगा, किरीबिटी आइलैंड भी आएगा। फिर कुक आइलैंड भी आएगा। और फिर हवाई आइलैंड आएगा, हवाई आइलैंड आ गया। अब तीसरा ग्रुप इसको बोला गया, तो 3 भागों में बांटा गया। तीसरा है माइक्रोनेशिया,
उसको भी देखेंगे। माइक्रोनेशिया ये तीसरा ग्रुप है, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड इसमें आ जाएगा, नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड आ जाएगा। फिर कोरोलिन आइलैंड भी इसके अंदर आएगा माइक्रोनेशिया का। फिर गिलबर्ट आइलैंड आएगा और फिर मार्शल आइलैंड आएगा, मार्शल आइलैंड आएगा। अब बेसिकली हम लोग क्या देखते चलेंगे, सिंपल सा ये जो क्वेश्चन था हमारा कि मलय परिमंडल प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल संबंधित है कि नहीं, तो वो तो हो गया कि नहीं है। तो कहाँ से स्थित है? ये दक्षिण पूर्व परिमंडल एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल के नाम से जाना जाता है और प्रशांत महासागर के पश्चिम क्षेत्रों को एवं उनके अनेक द्वीपों को व्यवस्थित किया गया है 3 समूह बनाकर, जिसमें का पहला समूह है मेलानेशिया, जिसके अंदर पापुआ न्यू गिनिया, फिजी आइलैंड, सैलमन और वनुआतु आइलैंड आता है। और फिर पोलिनेशिया के अंदर टुवालू आइलैंड, किरिबिटी आइलैंड, कुक आइलैंड और हवाई यह आता है। और माइक्रोनेशिया के अंदर नदर्न मैरियाना आइलैंड, कोरोलिन आइलैंड, गिलबर्ट आइलैंड एंड मार्शल आइलैंड आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो बोल रहा है कि किस आधार पर एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना गया है। यानी यूनिसेलुलर होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य और राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है उनके आधार पे यानी केंद्रक की संरचना के आधार पे इसको कहा जाता है। अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का और राइजोबियम को मोनेरा का माना गया। क्यों? केंद्रक की संरचना के आधार पर। अमीबा और राइजोबियम दोनों यूनिसेलुलर जीव है, इस बात में कहीं से कोई शंका नहीं है। अमीबा एक यूकैरियोटिक है, अमीबा एक यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कहने का मतलब हो गया कि वो एक कोशिकीय है जिसमें कोशिका झिल्ली युक्त सुविकसित केंद्र एवं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जलिका जैसे विकसित कोशिका पाए जाते हैं। इसके अंदर इसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, एटीएस राइबोसोम और अपना साइटोप्लाज्म और भी विकसित कोशिकांग भी पाए जाते हैं। राइजोबियम एक प्रोकैरियोटिक जीवाणु है जिसका केंद्रक झिल्ली में अनुपस्थित होता है, वो केंद्रक की जगह केवल डीएनए में पाया जाता है। इसमें विकसित कोशिकांगों का भी अभाव होता है, इसी कारण ये दोनों अलग अलग जगत के सदस्य हैं। किस आधार पर यूनिसेलुलर होते हुए अमीबा को प्रोटिस्टा का सदस्य और राइजोबियम को मोनेरा का सदस्य माना जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके न्यूक्लियस का जो संरचना होता है उसके आधार पे यानी ऑप्शन सी केंद्र की संरचना के आधार पे। अगला क्वेश्चन, इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सैलामेडर, अजगर और कंगारू ये बिल्कुल सही है। मानव शरीर में श्वसन वर्धक कौन है? तो हेमोग्लोबिन है, जो कि कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। और आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, ये आरबीसी में पाया जाने वाला क्या है? एक प्रोटीन है हेमोग्लोबिन। और यह शरीर के सभी अंगों को यानी जितने भी ऑर्गेन है शरीर के, जितने भी सेल हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कौन करता है? हेमोग्लोबिन ही करता है। और बाकी अंगों से CO2 को लेकर फेफड़ा तक ये पहुँचाता है। और स्वस्थ रहने के लिए मेन में कितना हेमोग्लोबिन का मात्रा होना चाहिए? 14 से 18 और फीमेल में 12 से 16। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहले तो कथन जाना पड़ेगा। डॉक्टरी थर्मामीटर का पारस 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक होता है। प्रयोगशाला तापमापी का, ये बिल्कुल सही है। प्रयोगशाला तापमापी का पारस पर्याय -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, बिल्कुल सही है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है, ये गलत है। मानव शरीर का ताप मापने के लिए नहीं किया जाता है। डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तो यानी असत्य ये है कि प्रयोगशाला वाले थर्मामीटर का उपयोग हम इंसान के बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए नहीं करते हैं। ये क्या कहाँ यूज होता है? प्रयोगशाला तापमापी जो होता है वो ताप का पाठ्यांक लेता है उसमें। इसमें बेसिकली इसमें जो वस्तु को रखा हो उसका ताप मापता है, इसलिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव के शरीर का ताप मापने के लिए नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित
कहलाते हैं जब, अब बेसिकली इसका क्या है कि इसका आंसर होगा यह दोलन मुक्त रूप से होते रहता है, ठीक है। बाह्य कारण दोलन को निरंतर बनाए रखता है, बिल्कुल बाह्य कार दोलन पे नियंत्रण बनाए रखता है। चलिए, और दोलन 6 बलों के कारण रुकने लगता है, बिल्कुल सही बात है, उपरोक्त कोई नहीं है तो होगा ही नहीं, यानी इसका होगा बाह्य कार दोलन को निरंतर बनाए रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ऑप्शन बी क्या है, बाय एडिंग सॉल्यूट्स टू अ सॉल्यूशन इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर इन अ प्योर वाटर। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द फ्लो ऑफ वाटर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन अ सॉल्यूशन। तो इसका हमको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वही है जो कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, किसी विलयन के विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ सकता है, यानी ऑप्शन बी कह रहा है बाय एडिंग सॉल्यूट्स टू अ सॉल्यूशन इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात कि जब हम सॉल्यूट्स ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, जब हम सॉल्यूट्स ऐड करेंगे किसमें, सॉल्यूशन में, है ना, तो इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये आपका ऑप्शन कह रहा है, लेकिन यही सही नहीं है, ऐसा नहीं, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करेगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो यही इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेटल पौधों के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, वो किस एसिड के वजह से होता है। तो ये उसका आंसर होगा मेथानोइक एसिड। मेथानोइक एसिड इसका सही आंसर है। मेथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, HCOOH। ये मेथानोइक एसिड का फॉर्मूला है। और नेटल क्या है, नेटल एक पौधा है, किस टाइप का पौधा है, हर्ब है। ये एक हर्ब पादप है, यानी हर्ब बोलते हैं इसको, साकीय कहते हैं, जो कि जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होता है, तो यदि गलती से अगर छू लिया जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। और पारंपरिक रूप से इसका उपचार डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। इसका उपचार जो है डंक वाले स्थान पर, जहां पे डंक लगा है वहां पे एक पौधा होता है डाक पौधा, उसकी पत्ती को रगड़ कर इसका इलाज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है, यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारों पर मुड़ जाता है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, इस प्रभाव को डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश का किरण किसी पतले रेखा छिद्र या कहीं पे भी उसको अवरोध होता है, मुड़ता है, जो कि क्वेश्चन में बोला है, कैसे मुड़ता है, आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो ऐसे प्रकाश की किरण जो होती है, इस मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और ऐसे उसको डिफ्रैक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। अब अगला क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, बिल्कुल नहीं। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, हाँ यही होगा इसका आंसर। इसमें क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, क्योंकि इसमें इसके जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इससे उत्सर्जित होते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश विद्युत द्वारा प्रवाहित होती है। किसके द्वारा, फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं, और तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए अब अगले मिलान आ गया। मिलान क्या है कि ये रोगवाहक है और ये संबंधित रोग है। क्यूलैक्स मच्छर से क्या होता है, हाथी पांव हो जाता है। सीसी मक्खी से क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा हो जाता है, ठीक है। बालूम के मक्खी से क्या हो जाता है, काला जार होता है। और पिशु से क्या होता है, प्लेग होता है। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 3 1 4 2, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है, परमाणुओं की संरचना संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। हाँ, इसके स्ट्रक्चर से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन के द्वारा ही दिया गया था, बिल्कुल सही पॉइंट है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियां को दूर किया था, यानी उनकी जो गलती थी रदरफोर्ड की, उसको नील्स बोर ने दूर किया था, बिल्कुल सही है। यानी दोनों होगा, दोनों ऑप्शन कौन है, 1 और 2 दोनों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। अल्फा कण यानी अल्फा पार्टिकल्स के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो हाँ, इसका किसके बराबर होता है, 2 प्रोटॉनों के, बिल्कुल नहीं।
हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, बिल्कुल सही है, ये आंसर होगा। हीलियम के एक एटम के न्यूक्लियस के बराबर इसका अल्फा पार्टिकल्स का जो 2 धन होता है उसका द्रव्यमान बराबर होता है हीलियम के एक एटम के न्यूक्लियस के। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन ना, 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हीलियम के एक एटम के न्यूक्लियस के बराबर इसका द्रव्यमान होता है, मास होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? रासायनिक बताना है, रासायनिक। तो रासायनिक क्या होगा? लोहे का चुंबकना केमिकल नहीं है तो फिजिकल है। द्रव का संघनन ये भी फिजिकल है। ईंधन का ज्वलन एक बार जल जाएगा तो फिर दोबारा आएगा? नहीं आएगा, ऐसे पहचाना जाता है। तो ईंधन एक बार जल जाएगा दोबारा आएगा? नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, एक बार लोहा में जंग लग जाएगा तो लोहा जो नया में जैसा था वैसा क्वालिटी लोहा का होगा? नहीं होगा, वो धीरे धीरे खराब होगा। तो ये भी है। तो यानी जो चीज़ रिवर्स नहीं हो सकता उसको हम बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यानी केमिकल चेंज। तो यानी 3 और 4 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। इस मैच द फॉलोइंग में क्या है कि नीचे देखिए युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? अच्छा, कौन सा गलत है? जो ड्राई आइस होता है यानी सूखा बर्फ उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, बिल्कुल ये तो सही है। सेवीन जो होता है वो कीटनाशक है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, ये दोनों सही है। टेफ्लॉन जो होता है वो फ्लोरीन युक्त बहुलक है, ये भी सही है। टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है, पॉलीमर है। फ्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो नहीं, फ्लोरीन जो होता है वो कार्बन का अपरूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से कैसा बनाते हैं? पंचभुजाकार, यानी पंचभुजा यानी बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। और केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर यानी पिंजरानुमा बनाते हैं। और फ्लोरीन जो है वो क्या होता है? वो कार्बन का ही, मतलब C60 बोलते हैं। फ्लोरीन C60 कार्बन का एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? चुंबकीय एमआरआई में होता है, हाँ, मैग्नेटिक रहता है। रेडियो तरंग ये भी रहता है, गामा रे ये भी रहता है, हाँ। एक्सरे नहीं होता, एक्सरे नहीं होता, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। किसमें किसका नहीं होता है पूछा था तो एक्सरे हो जाएगा। एमआरआई क्या होता है कि यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो तरंग का भी यूज होता है, जिसमें जेनॉन जो आइसोटॉप होता है, जेनॉन आइसोटॉप के प्रयोग से गामा रे का भी उपयोग एमआरआई में किया जाता है। कौन आइसोटॉप? जेनॉन। जेनॉन क्या है? जेनॉन एक इनर्ट गैस है। आइसोटॉप के प्रयोग से गामा रे का भी उपयोग होता है। तो गामा रे हो ही गया, रेडियो हो ही गया, चुंबकीय है, एक्सरे नहीं है, एक्सरे हमारा आंसर होगा। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है क्षारीय यानी बेसिक बोलते हैं, क्षारीय यानी बेसिक होते हैं। इसका उपचार, इसका कारण है निम्न आयनन ऊर्जा, यही पहला ही मिल गया। निम्न आयनन ऊर्जा इसका कारण है। उच्च आयनन बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रेशन की एंथैल्पी का उच्च होना, ये भी नहीं होगा। निम्न विभक्त भाव, ये भी नहीं होगा। यानी क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है। मतलब अपचायक का क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है? हाँ होता है, क्योंकि इसमें निम्न मात्रा में यानी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को मतलब डोनेट करने के लिए एकदम रेडी रहता है, स्टैंड बाय मोड में रहता है और आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, पहला वाला पूरा। हेलिना के रब से फरियाद। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम जो होगा वो इसका एग्जाम्पल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? इनमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, हाँ बिल्कुल बात है, किए जाते हैं। इनमें कुंडली को गर्म लोह रॉड पर लपेटा जाता है, ये भी सही है, लपेटा जाता है। इनकी शक्ति अधिक होती है, ये भी सही है। इनमें से भी ये बिल्कुल चारों पॉइंट है। निम्नलिखित में कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? सरल क्या बोल रहा है? अस्थायी उत्तकों का, यानी ये टिश्यू का है। इसमें होगा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये हो जाएगा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पौधों में 3 स्थल सराई होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और ये पौधों के विकास के लिए मदद करते हैं। ठीक है, और पौधे में खाना और पानी कैसा जाइलम और फ्लोएम से पहुंचता है, ये बात पता है। वो जाइलम और फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम, सीधा जाइलम वाटर, जाइलम वाटर।
अब एंड मिनरल्स, मिनरल्स भी बोल सकते हो, मिनरल्स भी जाइलम में ले जा सकता है, वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम, फ्लोएम, फूड। अगला 39, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन, यानी ऑर्थोपेडा में पाया जाता है, ऑर्थोपेडा में। क्लियर है? और एनेलिडा और कार्डेटा, ये दो जो देख रहे हो, एनेलिडा और कार्डेटा, इसमें क्या होता है कि इसमें एक बंद पाया जाता है, इसमें खुला ऑर्थोपेडा में पाया गया, तो इसमें कैसा पाया जाएगा? बंद परिसंचरण एनेलिडा और कार्डेटा में पाया जाता है। और जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया जो ब्लड होता है वो हमेशा रक्त वाहिकाओं के एक बंद नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होता है, एक बंद नेटवर्क के माध्यम से इसको प्रसारित किया जाता है। चलिए, किसमें? एनेलिडा और कार्डेटा में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? तो हिंज ज्वाइंट बोलते हैं इसको, हिंज संधि। कोहनी और घुटना, हिंज ज्वाइंट। क्लियर। और हिंज ज्वाइंट का पहचान क्या होता है कि एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती है, जैसे घुटने और कोहनी की एक ही दिशा में ना मुड़ सकता है, तो इसका आंसर होगा हिंज ज्वाइंट। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरा करता है, यानी 2.5 सेकेंड में 20 बार वाइब्रेट करता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, ये तो बेसिक सा है, 20/2/5, तो 8 बार में कट जाएगा, 8 हर्ट्ज जिसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ऑप्शन डी हमारा होगा कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता ना ही विनाश, यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड सॉलिड में होगा, ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद लिक्विड में होगा, यानी ऑप्शन सी ये हो जाएगा, ये सॉलिड, ये लिक्विड, फिर गैस, ये बिल्कुल सही है। चलिए, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, लेंथ पे डिपेंड करता है। प्रतिरोध रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पे, एरिया पे भी, हाँ एरिया पे भी करेगा, ठीक बात है। तापमान पे, टेम्परेचर पे भी करेगा, इनमें सभी, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। अब सिंपल सा बात है, अधातु बोला है, नॉन मेटल बोला है, और सबसे हार्डेस्ट हीरा जब ऑप्शन में दिखे तो फिर दूसरा कहाँ के देखना है। अगला क्वेश्चन, भारत को 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में कौन सा संकट उसका प्रमुख कारण रहा? निम्नलिखित में कौन सा उसका प्रमुख कारण रहा? अब सिंपल, वर्ष 1991 में भारत को विदेश के द्वारा जो ऋण लेता है इंडिया, उसका संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार अपने विदेशी ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। विदेशी मुद्रा रिजर्व में 15 दिन के लिए ही आवश्यक आयत बचा हुआ था, और इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। तो बाहरी ऋण का उच्च स्तर इसका आंसर होगा, और इससे निकाला हम लोग को किसने था? डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, याद करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? निर्यात में वृद्धि। सिंपल, कौन सा मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? निर्यात में वृद्धि, यानी एक्सपोर्ट में वृद्धि। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? जब टाई हो जाता है, यही वोट बराबर होने की स्थिति में करते हैं। और 21 आर्टिकल के तहत आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आर्टिकल 101 के तहत आता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 49, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद की वित्तीय समिति नहीं है? भारतीय संसद की वित्तीय समिति नहीं है। प्राक्कलन समिति तो कल ही पढ़े थे, है प्राक्कलन समिति तो बिल्कुल है। लोक लेखा समिति ये भी है, लोक उपकर समिति ये भी है, और संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी ऐसा कोई समिति नहीं है, ये बिल्कुल। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, और लोक उपकर में भी 22 होते हैं, ठीक है। और अब प्राक्कलन समिति में जो जितने भी 30 सदस्य आप देख रहे हो सारे लोकसभा के मेंबर होते हैं। इसमें जो 22 सदस्य देख रहे हो इसमें 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं, और बाकी जो 7 होंगे वो राज्यसभा के होंगे। उसी तरह इसमें भी 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा होते हैं। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? 7 थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य कौन कौन थे? एन गोपालास्वामी अयंगर, एन गोपालास्वामी
स्वामी अयंगर। दूसरे कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। के एम मुंशी भी थे इसमें, डीपी खेतान थे, डीपी खेतान भी शामिल थे, बीएल मित्र थे, और बी आर अम्बेडकर तो थे ही, वो तो अध्यक्ष ही थे, बी आर अम्बेडकर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और इस समिति में बीएल मित्र के मृत्यु के बाद, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस समिति में बीएल मित्र के मृत्यु के बाद उनके स्थान पे एन माधव राव आए थे। एन माधव राव आए थे, किसके? बीएल मित्र के निधन के बाद, मृत्यु के बाद। और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पे टी कृष्णमाचारी आए थे। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी आए थे। वीटी कृष्णमाचारी इनको बोलते हैं, वीटी कृष्णमाचारी आए थे। ठीक है, तो सिंपल से इसमें 7 थे। 7 कौन कौन थे? एन गोपालास्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा अय्यर थे, के एम मुंशी थे, बीएल मित्र थे, डीपी खेतान थे, बी आर अम्बेडकर थे। और बीएल मित्र की मृत्यु के बाद एन माधव राव इनका जगह लिए, और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद वीटी कृष्णमाचारी इनका जगह लिए। अब अगला, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 162 में किया गया है राज्य की कार्यपालिका के शक्ति का विस्तार का उल्लेख। और 161 में क्या किया है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 161 में क्या किया गया है? आर्टिकल 160 में क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या लघुकरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 165 में किस चीज का उल्लेख किया गया? 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन है। 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन है। अनुच्छेद 169 में किसका है? विधान परिषद के सृजन तथा उत्पादन का। 169 ही बताता है विधान परिषद का सृजन होगा या उत्साधन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वो उद्देशिका होगा, उद्देशिका यानी प्रियम्बल होगा। और के मुंशी इसको भारतीय संविधान का जन्मपत्री भी कहे थे, राजनीतिक जन्मपत्री भी उन्होंने कहा था। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? उद्देशिका को यानी प्रियम्बल को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। और के एम मुंशी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों में, इस सदस्यों में के एम मुंशी भी थे। तो के एम मुंशी इसको राजनीतिक जनपत्री कहते। और सुभाष कश्यप जो है प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहते हैं। अगर संविधान जो है शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। कौन बोला था? सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप इन्होंने कहा था कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना यानी उद्देशिका उसकी आत्मा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होते हैं इनके अध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कौन होता है भैया? उपाध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उपाध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो होते हैं इसके उपाध्यक्ष होते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। और अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले कथन देखते हैं। पहला कथन क्या है कि संविधान के पार्ट 15 के आर्टिकल 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। बिल्कुल सही है, आर्टिकल ध्यान रखिएगा आप लोग। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति, बिल्कुल राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते, बिल्कुल सही है। और निर्वाचन आयोग के सदस्य की 6 वर्षों की अवधि होती है और 62 नहीं 65 होगा। 62 नहीं क्या होगा? 65 होगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि उनका पद राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत नहीं है। राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? इनकी नियुक्ति कर रहे हैं। सिर्फ इन राष्ट्रपति इनकी क्या कर रहे हैं? नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन इनका जो पद प्रसाद पर्यत है ये इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो बोला भी है कि धारण नहीं करते हैं, तो सही है ये पॉइंट। गलत क्या है? डी, निर्वाचन आयोग में 6 वर्षों की अवधि 62 नहीं है 65 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? अब वन बिजली श्रम है, प्रतिरक्षा नहीं है, प्रतिरक्षा नहीं है।
ये संघ सूची का विषय है। ये किसका विषय है? यूनियन लिस्ट का विषय है, यानी संघ सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राज्य विधायिका और संसद दोनों कानून बना सकता है। इस सूची में तकरीबन 52 विषय शामिल है। चलिए अगला भाग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? वो उत्तरी भाग में स्थित है। और सैडल पीक, कौन सा पीक याद रखेंगे? सैडल पीक। सैडल पीक भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पहाड़ है। और यह कहाँ है? ये उत्तरी भाग में। ये कहाँ है? उत्तरी भाग में है। और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। अंडमान और निकोबार में जो दो समूह है, जो द्वीप समूह है, उसको विभाजित करने वाला जो चैनल, उसका नाम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री नॉर्थ इसको अलग करता है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु है। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है? यानी ठीक है, कौन सा? तो सिंपल से इसमें तांबा, कोयला, कोयला जल ही जाएगा तो आग्नेय कहाँ से? आग्नेय होगा तो जल नहीं जाएगा, तो कोयला इसका आंसर होगा। बाकी सब है। चलिए अब अगला। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकांश घटनाएं कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में हो, तो सब जानता है। चलिए अगला। दक्षिणी पूर्व एशिया का एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है? लाओस है। लाओस दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित भू आबद्ध देश है। यह म्यांमार, चीन, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किसके किसके साथ करता है? म्यांमार के साथ, चाइना के साथ, वियतनाम के साथ, कंबोडिया के साथ और थाईलैंड के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल राज्य में है। और यह राज्य कुल मैंग्रोव का कितना है? 42.45% हिस्सा कवर करता है कुल मैंग्रोव का यह राज्य। इसके बाद गुजरात आता है, गुजरात, और गुजरात में 23.32%। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा योग नीति की शुरुआत की गई है? किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है? तो उत्तराखंड है। और भारत का पहला योग नीति कब हुआ है? 21 जून 2025 योगा दिवस के अवसर पर। और इस नीति का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड को योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी बनाना। योग और स्वास्थ्य के रूप में राजधानी बनाना है, वैश्विक राजधानी बनाना है उत्तराखंड को, यह टारगेट है। और राज्य में 2030 तक ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक उत्तराखंड में, राज्य में तकरीबन 5 नए योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल ईरान संघर्ष के कारण ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और निकासी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। तो ऑपरेशन कौन चलाया गया था? सिंधु चलाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। तो फिर ऑपरेशन दोस्ती किसके लिए चलाया गया था? ये टर्की का मदद किए थे हम लोग। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से। और ऑपरेशन सिंधु तो इजराइल ईरान हो ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा है देश है जो सबसे अधिक आतंकवाद से है? तो क्या सीरिया है, पाकिस्तान है, नाइजर? नहीं, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो है वो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 25 में प्रथम स्थान पर बुर्किना फासो आया है। और दूसरे स्थान पे कौन है? यही पाकिस्तान। और इस में भारत का पोजीशन क्या है? भारत का पोजीशन है 14th। ज़्यादा इंडिया भी दूर नहीं है, भारत का पोजीशन 14th है। और इसका स्कोर आया था 6.41। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बना है भारत का 58वां। और भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व अगर ये बोल दे तो 58 है। टोटल कितने हैं? 58 है, क्योंकि 58वां ये बना है। और 57वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व है। क्या नाम है उसका? रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर
रिजर्व जो है वो कितना नंबर का है, 57 का। और 58 कौन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, याद रखेंगे, एमपी में। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा वालेस रेखा किन दो स्थानों के बीच में स्थित है, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वालेस रेखा स्थित है, ठीक है। और इसकी पहचान ब्रिटिश शोधकर्ता किया था, क्या नाम था उनका, एल्फ्रेड रसेल वॉलेस। और कब किए थे, 1859 में, इसलिए इन्हीं के नाम पे वालेस रेखा रखा गया। और यह कोई विशिष्ट सीमा नहीं है, बल्कि वैलेसिया नामक एक संक्रमण क्षेत्र है। ये कोई विशिष्ट सीमा नहीं है, जबकि क्या है, ये वैलेसिया नामक एक संक्रमण क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, यह एक संक्रमण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने ब्लू घोस्ट नामक लैंडर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है, तो इसका आंसर होगा फायरफ्लाई एरोस्पेस, जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। इसके लैंडर का नाम क्या है, ब्लू घोस्ट। ये ब्लू घोस्ट जो है इसके लैंडर का नाम है, ठीक बात है। और चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कराने वाले देश में कौन कौन सा है, तो रसिया है, ठीक है, अमेरिका है, चाइना है, और अपना इंडिया भी है, और जापान भी है। ये सब चांद पे जा चुके हैं। भारत कब गया था, भारत 2023 में, भारत 2023 में चंद्रयान 3 को दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने किन दो देशों के साथ मिलकर बौद्ध विरासतों को एकजुट करने के लिए बुद्ध त्रिराष्ट्र मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की है, तो नेपाल और श्रीलंका के साथ की है। और इसका आयोजन जो कौन कराता है, आईबीसी कराता है, याद रखेंगे, आईबीसी का क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल। इस अभियान का उद्देश्य था कि बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से उनको शांति और एकता का प्रसार करना तथा दक्षिणी एशिया में सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 हमारा 68 क्वेश्चन नंबर आ रहा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 की शुरुआत की है, तो शिक्षा मंत्रालय इसका आंसर होगा। इसका उद्देश्य क्या है कि युवा लेखकों को मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करना है, युवा लेखकों को मार्गदर्शन एवं अवसर प्रदान करना है। और यह योजना युवा 1.0 और युवा 2.0 के सफलता पर आधारित है। इसके तहत चुने हुए लेखकों को एक राष्ट्रीय शिविर में भाग लेने एवं साहित्यिक उत्सवों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। चलिए, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला, अनोरा को मिला है। चलिए अब और भी ऑस्कर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा। अब जैसे अगर पूछ दे कि सर्वश्रेष्ठ मूवी का नाम, तो चलिए आप लोग बता दिए कि अनोरा मिला है। सर्वश्रेष्ठ मूवी में किसको मिला, अनोरा को मिला। लेकिन अगर पूछ दे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए किसको मिला, तो शान बेकर को मिला है। हीरो में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में किसको मिला है, तो एंड्रियन बॉडी को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है, द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को किसको मिला, मिकी मेडिसन को मिला है। और किस मूवी के लिए मिला है, तो अनोरा मूवी के लिए ही मिला है। और सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड ऑस्कर किसको मिला है, तो आई एम स्टिल हियर को मिला है। तो चलिए अब हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऑस्कर जो है वो निर्देशक किसको मिला है। अब चलिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है शान बेकर। और किस मूवी के लिए, यही मूवी अनोरा के लिए ही मिला है। जो क्वेश्चन में जिस मूवी को मिला उसी के डायरेक्टर को भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। अभिनेता में कौन है, एड्रियन ब्राडी, इनको मिला है। किस मूवी के लिए मिला है, द ब्रूटलिस्ट। और अभिनेत्री, यही अनोरा मूवी की अभिनेत्री को मिला है, जिनका नाम है मिकी मेडिसन। किस मूवी का है, अनोरा का है। चलिए अगला, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए किसको मिला है, आई एम स्टिल हियर, इसका आंसर होगा आई एम
स्टिल हियर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति हैं ओर्सी, यानी यामांडू ओर्सी को नियुक्त किया गया है। और उरुग्वे कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का एक महाद्वीप है। चलिए 71 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम इस बार का क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इस बार का थीम तो चलिए ये था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, सब जानता है। और 11वां इस बार था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस मौके के अवसर पे प्रधानमंत्री कहाँ पे योग किए हैं? विशाखापट्टनम में किए हैं। पीएम मोदी कहाँ पे? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम, कहाँ? विशाखापट्टनम में लोगों को संबोधित किया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। कब हो चुका है? 16 जून 2025 को। और इसका अध्यक्षता कौन की है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, याद रख लेंगे, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल कौन है? पर्यावरण मंत्री, हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को 2023 में, कब? 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल, यानी यह पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल कब पूरा हुआ? तो ये 2023 में हुआ। और इसी के उपलक्ष्य पे इसको लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। इसमें 7 बड़ी बिल्लियां, यानी कौन कौन? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को संरक्षित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान बारबाडोस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? वो कोई और नहीं है, हमारे ही यहाँ के हैं, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान बारबाडोस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि कोविड-19 के समय, कोविड-19 महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी के रणनीतिक नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। और बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिजटाउन। इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रिजटाउन है। और बारबाडोस एक अटलांटिक महासागर का एक द्वीपीय देश है। किस महासागर का है? अटलांटिक महासागर, याद रखेंगे। किस महासागर का है? अटलांटिक महासागर का है, अटलांटिक महासागर का है। चलिए अगला क्वेश्चन, फीफा द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट एकेडमी का शुभारंभ किए जाने की घोषणा कहाँ की गई है? हैदराबाद। आइए, हैदराबाद बिरयानी में टमाटर काई को डालते? तो वहीं हैदराबाद में भारत की पहली, नॉर्थ ईस्ट मत समझ लेना, ऑप्शन में भी हालांकि नहीं था, इसमें किया गया है। इस अकेडमी का शुभारंभ करने के मुख्य उद्देश्य भारत में महिला फुटबॉल के भविष्य को बदलना तथा प्रतिभा को वैश्विक पटल पर लाना है। और हैदराबाद की लड़कियों के लिए देश का पहला फीफा टैलेंट एकेडमी का शुरुआत हुआ है। चलिए, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बना है? अपने बिहार में, राजगीर में बना है। राजगीर कहाँ है? बिहार में है। और यहाँ बना है शेर प्रजनन केंद्र। और इसे राजगीर के जू सफारी में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? राजगीर के जू सफारी में बनाया जाएगा, क्योंकि वहां 3 साल से शेरों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गया है। और भारत के अन्य 3 शेर प्रजनन केंद्र कहाँ है? इटावा में है, इटावा यूपी, ठीक बात। फिर गुजरात में गिर, गिर कहाँ है? गुजरात में है। और राजगीर जू सफारी बिहार। तो चलिए आज का सेशन समाप्त। हर हर महादेव।